पढ़ रहे हैं पुरातात्विक स्रोत, प्राचीन भारतीय स्रोत, सौरव चौबे की बुक। ये प्राचीन इतिहास है। सौरव चौबे की बुक वेरी अथॉरिटी बुक है और यहाँ से ही प्रश्न आता है और यहाँ से टॉपिक ये हमारे चल रहे हैं जो मैं अभी आपको बता दूँ। और टॉपिक कौन कौन सा है ये आप स्पष्ट देख सकते हो। पुरातात्विक स्रोत पहले, इससे पहले हमने ये सारे पूरे कर लिए। क्या कर लिए? ये सारी की सारी पूरी डिटेल से हमने पढ़ लिया है। अगर आपने मेरे नेक्स्ट वीडियो इसके नहीं देखा, इसकी प्ले लिस्ट बनी हुई है, इसकी भी प्ले लिस्ट है, बौद्ध साहित्य, धर्म साहित्य और इन सब की प्ले लिस्ट, और प्राचीन नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल की भी प्ले लिस्ट बनाई हुई है। सब सौरव चौबे की बुक से हैं। और यहाँ से टॉपिक चल रहा है हमारा अभिलेख। अभिलेखों में हमने पढ़े थे 2 प्रकार के होते हैं, उसमें से हमने पढ़े थे देशी और विदेशी। विदेशी में हमने पढ़े थे नक्शे रुस्तम अभिलेख, रबातक अभिलेख और एक पढ़ा था बोगुसगोई अभिलेख। तीनों की पूरी डिटेल से मैंने बता दिया था। उसके बाद हमने पढ़े थे अशोककालीन अभिलेख। अशोककालीन अभिलेखों के बाद आज हम पढ़ेंगे मौर्य उत्तरकालीन अभिलेख। और यूजीसी दृष्टि की ये बुक लाई हुई मैंने, ये दृष्टि की बुक है और इतिहास की लाई हुई है, जिसके अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर EMRC PGT के होता है ना, वो भी होगा। इस UPSC पर ही तीनों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। और नोट्स किससे बनाए मैंने? ये मौर्य उत्तर काल के आज अभिलेख पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे गुप्त काल के, उसके बाद गुप्तोत्तर काल के। प्राचीन काल में जितने भी हम डिटेल से और एक क्रम वाइज चलते हैं ना, तो कभी कन्फ्यूजन नहीं होता और आराम से याद भी हो जाता है। तो रुद्रादमन का गिरनार अभिलेख है ना, ये जूनागढ़ अभिलेख है और ये जूनागढ़ के गुजरात के जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ी पे प्राप्त हुआ था। भाषा इसकी प्राकृतिक है, लिपि इसकी ब्राह्मी है। यह भारत का प्रथम और लंबा संस्कृत में उत्कीर्ण 2री सदी का अभिलेख है। इसमें पढ़ेंगे क्या क्या हम? ये गरुड़ भी स्तंभ लेख पढ़ेंगे। ये नासिक गुहा अभिलेख वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका हर एक फर्स्ट ग्रेड UPSC परी और असिस्टेंट प्रोफेसर, आप UGC नेट CTET कहीं भी ऐसा नहीं कि जहाँ ये एग्ज़ाम नहीं आया हो। और यहाँ से प्रश्न आते हैं। और एक ये पढ़ेंगे नाना घाट अभिलेख और एक पढ़ेंगे और ये हाथी गुफा अभिलेख वेरी इंपॉर्टेंट है। एक पढ़ेंगे मथुरा प्रस्पतर लेख पढ़ेंगे। ये सब पढ़ेंगे। तो यहाँ से ये देख सकते हो रुद्रादमन फर्स्ट का है। ये खोजकर्ता जेम्स प्रिसेम 1837 को प्रथम बार अभिलेख जो खोजे थे ना मौर्योत्तर काल में, चाहे वो बोगुसगोई अभिलेख खोजा था एक, तो एक भारत में जो खोजा गया था प्रथम कौन सा था? दिल्ली टोपरा, जो दिल्ली मेरठ टोपरा अभिलेख है ना, वो खोजा गया था, दिल्ली मेरठ अभिलेख। और ये टी थैलर ने खोजा था, टी थैलर ने खोजा था। और ये वेरी इंपॉर्टेंट था प्रश्न, क्योंकि पहले उन्होंने 1750 में खोजा था, बाद में जेम्स प्रिंसेप ने खोजा भी और उसे पढ़ा भी, और फिरोज शाह तुगलक ने उसको दिल्ली में लगवाया था। लेकिन ब्राह्मणों से पढ़वाने की कोशिश भी की थी लेकिन नहीं पढ़ा जा सका। बाद में जेम्स प्रिंसेप ने अभिलेखों के आधार पर उसको पढ़ा था। फिर चंद्रगुप्त मौर्य का, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का नाम एक साथ मिलता है। किसमें मिलता है? रुद्रादमन का जूनागढ़ अभिलेख में दोनों का मिलता है, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य का एक ही अभिलेख है जिसके अंदर इसका नाम मिलता है। एकमात्र अभिलेख जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य का नाम मिलता है। 6 प्रकार के करों का वर्णन है। ये कर वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बलिकर, भागकर, शुल्क, विष्टि और वेगार। वेगार किसे कहते हैं? विष्टि को। विष्टि और 2-3 कर ऐसे, उसका वर्णन आगे और मैं बताऊंगी। अशोक के रोमनदेही अभिलेख में सिर्फ 2 करों का वर्णन है। ये देख सकते हो, भाग और बलि का ही वर्णन उल्लेख मिलता है, लेकिन इसके अंदर 5 प्रकार के करों का वर्णन है। यह चंपू शैली यानी गद्य पद्य दोनों में यह प्रथम है जिसके अंदर चंपू शैली का प्रयोग है, बाकी किसी अभिलेख में इसका नहीं है। और ये संस्कृत का प्रथम अभिलेख भी है। क्या है? संस्कृत भाषा का। काव्य शैली का भी ये प्रथम है। इसमें स्वयंवर प्रथा और विष्टि यानी वेगार का, ये स्वयंवर प्रथा और विष्टि वेगार है ना, इन दोनों का भी प्रथम अभिलेख है। और गद्य पद्य चंपू शैली का भी प्रथम है। संस्कृत भाषा का भी प्रथम अभिलेख है, इसलिए इसको वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अगर आप पढ़ाई करते हो तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है, पढ़ना कितना है। बुक्स तो पूरी है आपके पास, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जहाँ से प्रश्न बार बार आते हैं वहाँ से ही पढ़ना है। फालतू में कुछ इतना नहीं पढ़ेगा आपको कोई उसके अंदर डिग्री हासिल नहीं करनी है। आपको सिर्फ एग्जाम पास करना है। जूनागढ़ में 3 शासकों का वर्णन है, अशोक, रुद्रादमन और कनिष्क। यानी कि अशोक के काल में सर्वाधिक अभिलेख है ना उत्कीर्ण गए थे, लेकिन अशोक के बाद किस किस ने किए थे? तो रुद्रादमन और स्कंदगुप्त है ना, इसके बाद इन दोनों शासकों ने जो अभिलेख उत्कीर्ण करवाए थे ये ज़्यादातर इन्होंने करवाए थे। अशोक के धम का वर्णन भी इसी अभिलेख में वर्णन है। और रुद्रादमन और स्कंदगुप्त है ना, इसके सुदर्शन झील के बारे में लिखा हुआ है इस अभिलेख में। 1000 वर्षों तक का इतिहास था इसके अंदर। और रुद्रादमन के समय में नष्ट हो गई थी ये। कुलेब के पुत्र का पुत्र था सुविशाख के जीर्णोद्वार ने करवाया था अपने कोष कार्य से। यानी कि सुविशाख था ना, सुविशाख, जिसने अपने खुद के कोष से यानी कि अपने खुद के राजकीय कोष से करवाया था, किसी जनता पर इसका खर्च नहीं डाला था। इसमें रुद्रादमन की वंशावली भी मिलती है, जिसमें क्या था? एक तो जयदामन इनके पिता का वर्णन मिलता है और एक चेष्टन इसके दादा का नाम मिलता है। किसमें? जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रादमन की वंशावली भी मिलती है, जिसमें जयदामन इसके पिता और उसके दादा का नाम चेष्टन मिलता है। और भ्रष्ट राज्य प्रतिष्ठापक जनता द्वारा निर्वाचित, यानी कि ये जनता द्वारा निर्वाचित थे। कौन थे? रुद्रादमन।
और स्वयं को महाक्षत्रप की उपाधि धारण की थी इन्होंने। महाक्षत्रप की उपाधि किसने धारण की थी? रुद्रादमन ने। करने वाला इसे 2 बार दक्षिणापति और सातकर्णी और योधेंद्र को भी हराया था। सातकर्णी को भी इन्होंने हराया था, योधेंद्र को भी हराया था। योधेंद्र को 10 क्षत्रियों का वीर भी कहा था। प्रांत के शासक को राष्ट्रीय कहा गया। इसमें किसके अंदर? जूनागढ़ अभिलेख है ना, उसके अंदर प्रांतों के शासक को क्या कहा गया? राष्ट्रीय। इंपोर्टेंट मैंने वो रेड पेन से लिखे। स्कंदगुप्त के चक्रपालित के माध्यम से 2 माह में पुनर्निर्माण वापस करवाया था। तो पहले रुद्रादमन ने करवाया सुविशाख के जरिए, और उसके बाद स्कंदगुप्त है ना, उसका जो शासक या राज्यपाल वगैरह जो भी प्रमुख होगा चक्रपालित, उसके द्वारा वापस इसका जीर्णोद्धार करवाया था। उसने क्या करवाया था? 100 हाथ लंबी उसकी पाल थी, 68 हाथ चौड़ी उसकी जो चौड़ी थी, और 7 पुरुषों के बराबर उसकी ऊंचाई थी। किसकी? उस झील की जो है ना, सुदर्शन झील की। और 100 हाथी गहरी थी। ऐसे 200 हाथी गहरी थी। ये पहले इसी कहावतें थी और इस तरीके उसका वर्णन किया करते थे। इसकी खोज 1878 में भगवान लाल इंदिरा जी ने की थी, है ना। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये भी मौर्य उत्तरकालीन अभिलेख है और उसके अंदर भी मौर्य शासक भी था। अशोक का भी वर्णन मिलता है, लेकिन बात ज़्यादातर स्कंदगुप्त का भी मिलता है, यानी कि तीनों शासकों का भी नाम उसके अंदर मिलता है। रुद्रादमन अभिलेख जिस तरह प्रयाग परिस्थिति हरिसेन, इलाहाबाद परिस्थिति में जहांगीर का भी मिलता है, हर्षवर्धन का हरिसेन का भी मिलता है, हरिसेन की प्रयाग परिस्थिति का भी मिलता है, उस तरह जिससे में सारे राजाओं का मिलता है ना, उसी तरह जो रुद्रादमन अभिलेख था उसके अंदर भी जानकारी मिलती है, इसलिए उसको डिटेल से मैंने पढ़ाया और परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट वो था। गरुड़ स्तंभ लेख खोजा किसने था? कनिगम ने 1877 में। स्थिति वेशनगर विदिशा मध्य प्रदेश में। संस्थापक हेलियोडोरस तक्षशिला का निवासी था, लेकिन कौन था वो? एंटियोलकिड्स का राजदूत, यवन शासक था एंटियोलकिल, उसका राजदूत था। कौन था? हेलियोडोरस। इसने हेलियोडोरस को भागवत एवं वासुदेव का देवदास कहा गया है, क्योंकि इसने देखो शुंग वंश के 9वें शासक काशीपुत्र भागभद्र का भी इसमें ये दरबार में आए थे। 14वें वर्ष में ये भारत आया था। यानी कौन आया था? शुंग वंश के 9वें शासक था। 9वां शासक कौन था? काशीपुत्र भागभद्र के शासनकाल में ये 14वें वर्ष में भारत आया था। कौन आया था? हेलियोडोरस आया था। और ये कौन था? यूनानी शाखा शासक एंटियोलकिड्स का राजदूत था। और वर्ष वैष्णव को आके यहाँ के वैष्णव हो गया था और विष्णु वासुदेव का भक्त भी घोषित इसने अपने आप को कर दिया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसमें भागवत धर्म के 3 प्रमुख सत्यदान, त्याग एवं अपरदा का उल्लेख भी मिलता है। भाषा प्राकृतक लिपि बनाई थी। अयोध्या प्रस्तर लेख यह शुंग शासक धनदेव का है और प्रथम शताब्दी BC यानी यूपी अयोध्या में शिलागढ़ पर इसकी भाषा संस्कृत और लिपि बनाई थी। इसी के द्वारा पुष्यमित्र शुंग ने, इसमें पुष्यमित्र शुंग था ना, उसके द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञों की यवन विजय अयोध्या की राजधानी बनाया। अयोध्या को भी राजधानी इसने बनाया था। 2 अश्वमेध किए थे इन्होंने और यवन विजय भी की थी। इसका सब वर्णन किसमें मिलता है? अयोध्या अभिलेख में बनाया। प्रमाण मिला अश्वमेध यज्ञ का प्रथम प्रमाण कहाँ मिलता है? अयोध्या प्रस्तर लेख में। अब बढ़ते हाथी गुफा अभिलेख कलिंग शासक खारवेल के प्रथम शताब्दी का है। उड़ीसा पुरी जिले के उदयगिरी की पहाड़ी पर मिला है। भाषा प्राकृतक, लिपि ब्राह्मी, इन सब की भाषा प्राकृत है। सिर्फ संस्कृत की किसकी थी? एक तो रुद्रादमन का अभिलेख है, एक और मैं जहाँ मिलूंगा बताऊंगी आपको जिसकी भाषा संस्कृत है। यह प्रथम अभिलेख है जिसमें जैन धर्म का उल्लेख है। किसमें है? हाथी गुफा अभिलेख एक ऐसा अभिलेख है जिसके अंदर जैन धर्म का उल्लेख है। खारवेल व उसकी सेना रानी जैन धर्म को संरक्षण दिया था, जिसके खारवेल ने भिक्षुराज की उपाधि दी गई थी। खारवेल को क्या दी गई? भिक्षुराज की उपाधि, क्योंकि जैन धर्म एक तो खारवेल था और उसकी पत्नी दोनों ने जैन धर्म को संरक्षित किया था, इसके कारण इसको भिक्षुराज की उपाधि दी गई थी। तीसरी शताब्दी में जैन प्रतिमा को, तीसरी शताब्दी में जब युद्ध हुआ था तो किले में कलिंग का ये तो जैन प्रतिमा महापद्म नंद ने मगध में ले गया था। यहाँ से युद्ध करके जीत के वापस यहाँ से उठाकर कौन ले गया था? महापद्म नंद है ना, वो मगध ले गया था जैन प्रतिमा को। तो खारवेल ने उसे वापस लाया। जब वापस लेने गया तो वहाँ का राजा कौन था? बृहस्पति, मगध का राजा था। वहाँ से वापस युद्ध करके जीत के वापस लाके स्थापित किया था जैन प्रतिमा का। किसने किया था? खारवेल ने किया था। इसका वर्णन भी कहाँ मिलता है? हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। यवन, सातवाहन, पांड्यों पर विजय की जानकारी भी इसी अभिलेख में मिलती है और इसमें सर्वप्रथम भारतवर्ष का नामकरण भी उल्लेख मिलता है, आपको पता हो तो। खारवेल की उपाधि क्या थी? चक्रवर्ती की उपाधि। भुवनेश्वर के मंदिर तनसुकिया से कलिंग तक नहर निर्माण के प्रमाण तथ्य। नदी तट पर प्रसाद, नदी तटों पर प्रसाद भी बनाए उन्होंने और नहर का निर्माण भी किसने करवाया था? खारवेल ने कराया था। महाराजा उपाधि का उल्लेख, महाराजा की जो उपाधि थी ना उसका उल्लेख भी मिलता है, लेकिन सिक्कों पर इस शब्द का उल्लेख हिंद यूनानी शासकों के लिए हुआ था। सिक्कों पे जो महाराज शब्द का प्रयोग हुआ था ना वो हिंद यूनानी शासकों के लिए हुआ था और उपाधि के लिए जो हुआ था महाराज जो खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है वो खारवेल राजा का मिलता है। फिर है नाना घाट अभिलेख।
नागनिका सातवां शासक की जो थी रानी थी, है ना, सातकर्णी प्रथम की पत्नी थी। इसने सातकर्णी प्रथम की मृत्यु के बाद इसे वो खुदवाया था या लगवाया था। और इसमें चित्रफलक अभिलेख है, इसके अंदर चित्र है, जिसके अंदर किसका है, इसमें सिमुक, सातकर्णी प्रथम, नागनिका, महारथी और 3 राजकुमारियों की सहित कुल 8 मानवाकृति मूर्तियां उकेरी गई है, किसके अंदर, नानाघाट अभिलेख में। इसलिए इसको ये कहा गया चित्रफलक अभिलेख। इसमें ब्राह्मणों और बौद्ध को भूमिदान के प्रथम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, नानाघाट अभिलेख में मिलते हैं, जो ब्राह्मणों और बौद्ध को भूमिदान दी गई थी। प्रथम शताब्दी के महाराष्ट्र के पूना जिले में नानाघाट गुफा, इसमें सातकर्णी प्रथम को सिमुक वंश का धन कहा गया था। दक्षिणापति जय सिंह अपरिहंत की उपाधियां भी दी गई थी, है ना, किसको दी गई थी, ये सातकर्णी प्रथम को दी गई थी। नागनिका ने अपने 2 पुत्र, कौन, ये पुत्र को याद रखना, शक्तित्री और देवश्री, इनके 2 पुत्र थे जो अल्प वयस्क थे, इनके छोटे थे, और उसके सातकर्णी प्रथम की मृत्यु हो गई थी। तो इन्होंने शासन की बागडोर संभाली थी। जिस तरह राजस्थान में पृथ्वीराज राठौड़ है ना, उसकी माँ कपूरथी देवी थी ना, उसने शासन संभाला था। एक और थी कर्मावती, जो राणा सांगा की मृत्यु के बाद विक्रमादित्य वगैरह जो उदय सिंह छोटे थे, तो उन्होंने भी बागडोर संभाली थी। आपको पता है युद्ध हुआ था और राजस्थान का तीसरा शाखा, चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुआ था, और बाघ सिंह उसके सेनापति थे, और कर्मावती के नेतृत्व में हुआ था ना। तो इस तरह ये भी यहाँ थी दक्षिणी भारत में सातकर्णी प्रथम के समय थी, और ये अपनी उनकी रानी थी नागनिका ने शासन संभाला था। 18 यज्ञों का भी इसने वर्णन किया, क्योंकि इसी ने खुदवाया था। 2 अश्वमेध, 2 राजसूय यज्ञ और अग्नादेय यज्ञ, ये इन यज्ञों का भी इन्होंने वर्णन किया था। 68,000 काष्ठापर्ण सिक्कों का भी उल्लेख किया था। इस लेख पर शक पर्ण यानी बलराम और वासुदेव कृष्ण वैदिक देवताओं के भी नाम उत्कीर्ण थे इन सिक्कों पे, जिसमें इंद्र था, सूर्य था, चंद्र था, वरुण था, वासव था, कुबेर के भी प्रमाण यहाँ मिले थे। दूसरा था नासिक गुहा लेख, महाराष्ट्र में। कहाँ है, ये भी महाराष्ट्र में, नासिक, 141 BC का है ना। गौतमी बलश्री एवं वशिष्ठ पुत्र पुलवामी सातवां शासकों का है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 100% आता है। आप इसको अच्छी तरह याद रखना, इनकी उपाधियों को अच्छी तरह याद रखना। तो गौतम बलश्री के देखा, ये इसी ने रिवाज चलाया कि पुत्र के नाम से पहले माँ का नाम होना चाहिए। गौतमी था इसका नाम था, और सातकर्णी जो था ना उसका बेटा था। और उपाधियाँ थी इसकी खत्तियदपमान मदसन, इसकी एक उपाधि थी जो क्षत्रियों को घमंड को चूर करने वाला। दूसरी थी परशुराम। तीसरी थी शंख यवन पलहम निषुदन, यानी कि शकों, यवनों और पलवनों को हराने वाला। तीसरी इसकी उपाधि थी खगरात वसनीय सकृश, यानी कि सहरनाथ वंश का अनुमूलन करने वाला। ये तीनों उपाधियाँ वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह याद रखना। मैंने इंपॉर्टेंट लिखी क्योंकि एग्जाम में आया हुआ है। पप्पू सिंह की प्रजापति की जो बुक है मेरे पास, उसके बाद ये जब सिक्के और अभिलेख पुरातत्व संरक्षण पुरातत्व जो साक्ष्य है ना पूरे हो जाएंगे ना, तो मैं आपको नेक्स्ट में इनके पूरे एग्जाम के पर्सन भी दूंगी। जिस तरह मैंने नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल पूरा हुआ है, उसकी आपको मैंने पूरे एग्जाम के पर्सन भी दिए हैं, उसकी प्लेलिस्ट भी बनाई है। अगर मेहर टीचिंग चैनल पे नहीं देखा है तो देख लेना, और मेरा टेलीग्राम चैनल है मेहर टीचिंग चैनल से, वहाँ आपको सारी धीरे धीरे PDF भी अब देनी शुरू कर दी है, तो मैं आपको सारी PDF भी दे दूँगी। और सातवाहन कुल इसकी उपाधि थी यशपति या पतियान कर्ष, सातवाहन वंश की स्थापित करने वाला, ये भी इसका उपाधियाँ थी। ये भी अच्छी तरह याद रखना। इनकी जो उपाधियाँ ना यही पूछी जाती है। त्रिसमुद्र तोय पिता वाहन, यानी सेना, ऐसा शासक जिसके घोड़े 3 समुद्रों का पानी पीते थे, ये भी आया हुआ है। अगर फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम आपने दिया हो या पूरा एग्जाम के पर्सन भी देख लेना। पुलवामी का नासिक अभिलेख भी कहा जाता है इसको, है ना। मथुरा प्रस्तुत लेख लास्ट रहा है, अभी पूरा हो जाएगा वीडियो। और ये था हुवेंस काली था, और 106 का था। यूपी के मथुरा जिले में 84 जैन मंदिर के पास मिला। ब्राह्मी लिपि और भाषा प्राकृतिक थी। इसमें स्वरूपमान नामक व्यक्ति था जिसने इसको खुदवाया था। कुषाण शासक उवैस के काल में इसको जो लिखी थी। और आटा पीसने वाली जो चक्की के पार्टनर होते थे या उसके जो लोग होते थे, उस श्रेणी थे ना, उसको अक्षय नीति यानी FD का वर्णन है। अक्षय नीति यानी FD, वो अपना जो FD बनाते थे, पैसे जमा करते थे, वो फिक्स इसकी डेट होती थी, उस डेट को मिलते थे, लेकिन उसका ब्याज है ना वो हर साल दिया जाता था। उस ब्याज को आप ले सकते थे, लेकिन अगर आपने पैसा जमा करवा दिया है तो वो नहीं ले सकते जब तक उसकी तारीख पूरी नहीं होती, लेकिन उसका ब्याज आप लेकर खा सकते थे। उसका वर्णन अक्षय नीति, जो वर्तमान में FD कहते हैं हम, उसका वर्णन मिलता है मथुरा प्रसाद लेख में। नेक्स्ट में पढ़ेंगे हम गुप्त काल के अभिलेख।